वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु भगत। हम जो कल परिचर्या कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हमने कल हमारी पृथ्वी, हमने जो चैप्टर उठाया था उसमें से हमने पृथ्वी का परिचय देखा था, पृथ्वी की आकृति देखा था और पृथ्वी के गोलाकार होने के क्या साक्ष्य हैं, उन प्रमाणों के बारे में हमने कल कुछ चर्चा की थी। तो आज उसी के संदर्भ में हम आगे जो है अगले बढ़ते हुए देखेंगे कि यहाँ पे पृथ्वी की विशिष्टता, तो पृथ्वी की विशिष्टता के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी में जैसे जीवन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो जब जीवन हमारी पृथ्वी में पॉसिबल है तो उसी के संदर्भ में पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो हम जीवन तो हमारी पृथ्वी में संभव है, जो हमारी पृथ्वी को एक यूनिक ग्रह बनाता है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों बनाता है, क्यों हम उसे यूनिक ग्रह कहते हैं और क्यों हमारी पृथ्वी में जो है वो जीवन जो है वो संभव हो पाता है, उसके पीछे का कारण कुछ ये है जो हमने इस पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे लिखा है। यही वो कारण है जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पे जो है जीवन संभव हो पाता है। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखेंगे हम यहाँ पे सूर्य। देखो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद में सबसे पहला यहाँ पे ग्रह आता है जिसको बुध बोलते हैं। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ज़्यादा, तो बुध। ठीक है, दूसरे नंबर में है शुक्र, तीसरे नंबर में है पृथ्वी, चौथे नंबर में है मंगल, फिर बृहस्पति। ठीक है, ऐसे करके 8 ग्रह हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे जैसे हम बात करें तो पहला वाला जो ग्रह है बुध, जो आपको दिख रहा होगा, ये ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, ये ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो बताइए, सूर्य एक भभकता हुआ, आग उगलता हुआ एक मतलब ऑब्जेक्ट है जहाँ से लगातार हीट जो है वो रिलीज होते जा रही है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब जो सूर्य के जो सबसे करीब होगा, क्या उसको अधिक हीट मतलब महसूस करेगा? अगर वो अधिक हीट को महसूस करेगा तो बुध सबसे नज़दीक है, तो बुध सबसे नज़दीक होने के कारण सूर्य से मैक्सिमम हीट जो है वो अवशोषित करता है। इस स्थिति में क्या होता है कि बुध जो है वो भी एक तरीके से गर्म है। अगर हम बुध की जो सतह देखेंगे तो अभी भी वो सतह बिल्कुल लावे के रूप में है, पिघली हुई है। वहाँ का जो टेम्परेचर है सर्वाधिक है, अत्यधिक टेम्परेचर है। इन सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पे है, तो वो बुध ग्रह में है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी स्थिति आती है शुक्र की। तो शुक्र भी जो है सूर्य के नज़दीक है। ठीक है, ये भी मतलब जो यहाँ पे जो तापमान है वो भी असहनीय तापमान है। यहाँ का जो तापमान है वो असहनीय तापमान है, जिस वजह से ये वाला ग्रह भी काफ़ी गर्म रहता है। इस वजह से भी यहाँ पे जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाता। और तीसरे नंबर में आती है हमारी पृथ्वी। सूर्य से दूरी के स्थान पे तीसरे नंबर में हमारी पृथ्वी आती है, जो लगभग 148 मिलियन किलोमीटर इसकी जो है वो दूरी है। ठीक है, 148 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी है। तो ये जो दूरी है ये एक आदर्श स्थिति क्रिएट करवाता है हमारी पृथ्वी के लिए। ये ना तो शुक्र की तरह अत्यधिक गर्म है, ये एक नॉर्मल स्थिति में है। ठीक है, और चौथे नंबर में आता है मंगल। अब मंगल जो है सूर्य से इतना दूर हो जाता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो अपेक्षाकृत पृथ्वी के अपेक्षाकृत जो है वो कम मिलती है, जिस वजह से मंगल में, यहाँ मंगल ग्रह में जो तापमान है कम होने की वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मंगल जो है वो एक तरीके से ठंडा क्षेत्र बन जाता है। दिन की स्थिति में यहाँ पे सूरज तो पहुँचता है, सूर्य की रोशनी तो पहुँचती है, परंतु रात में यहाँ पे जो है बर्फबारी चालू हो जाती है कम तापमान होने के कारण। और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ना तो शुक्र की तरह अत्यधिक गर्म है और ना ही मंगल की तरह ठंडा है। ये एक सहनीय, एक आदर्श स्थिति में अवस्थित है, जो जहाँ पे जीवन जीने योग्य, जहाँ पे कोई भी जीव के इवोल्यूशन के लिए एक आदर्श स्थिति को उत्पन्न करता है। और यहाँ हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान रहता है दिन का, वो 17 डिग्री सेल्सियस हमारी पृथ्वी का जो है औसत तापमान रहता है। और पृथ्वी की ऐसी अवस्थिति है कि यहाँ पे जो तापमान है वो तो सहनीय तापमान है ही। और रात के समय में अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी में अभी हम देखेंगे जो वायुमंडल है वो रात के समय में क्या करता है, जो दिन के समय में जो ऊर्जा आती है, जो हीट आती है, उसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके पुनः पृथ्वी में वापस भेजता है। इस वजह से भी रात के समय में हमारे यहाँ पे जो तापमान है वो कम नहीं होता है, मतलब असहनीय नहीं होता है। ना ही ठंडा होता है अत्यधिक और ना ही गर्म होता है अत्यधिक, एक सहनीय योग्य में होता है।
दूसरे नंबर में बात करेंगे अनुकूल पर्यावरण। पृथ्वी की हमारी विशिष्टता या हमारी जो विशेषता है जीवन के संदर्भ में, दूसरा है पर्यावरण। हमारे यहाँ पे हम देखेंगे पृथ्वी में एक अनुकूल पर्यावरण है, ठीक है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जीवों के लिए, उनके उद्भव के लिए, उनके विकास के लिए एक अच्छी, एक अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं वो उत्पन्न करके देता है हमारा पर्यावरण। मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य तप की मात्रा, जिसको इंसोलेशन बोलते हैं, अगर वो 10% बढ़ जाए। हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के किसी हिस्से में अगर सूर्य तप की मात्रा जो है 10% अगर बढ़ जाती है तो उस अवस्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस स्थिति में जिस एरिया में जो तापमान बढ़ेगा उस एरिया का जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक असहनीय तापमान होगा। इसी स्थिति में जो पर्यावरण है हमारे मतलब पृथ्वी का, वो एक अनुकूल है, आदर्श स्थिति है, सभी को जीवन जीने योग्य यहाँ पे वो परिस्थितियाँ उत्पन्न करके देता है जहाँ पे आज हम जी पा रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है, अनुकूल पर्यावरण। तीसरा है अक्ष पर घूर्णन। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष में वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगर जैसे ये पृथ्वी है तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर इधर साइड घूमती है, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे रात और दिन के तापमान को सहनीय बनाता है, ठीक है। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रही है गोल इस तरीके से, है ना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष में ना घूमती, अगर पृथ्वी अपने अक्ष में ना घूमती तो मेरे को आप बताइए कि जो सूर्य की रोशनी है क्या सभी क्षेत्र पे पहुंच पाती? ये सूर्य है, ये रोशनी निकल रही है सूर्य की इस तरीके से और ये पृथ्वी पे पड़ रही है। अगर ये पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट में इस तरीके से ना घूमती तो क्या कभी ये जो सूर्य के सम्मुख क्षेत्र है और ये सूर्य के इधर का क्षेत्र है, तो ये जो पृथ्वी का जो ये वाला क्षेत्र है ये सूर्य के सम्मुख में नहीं है और ये जो क्षेत्र है वो सूर्य के सम्मुख में है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, अगर पृथ्वी ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं घूमती तो क्या ये वाला क्षेत्र कभी इस जगह पे आ पाता? अगर ये क्षेत्र इस जगह पे नहीं आ पाता तो क्या इस क्षेत्र में कभी दिन जो है वो निकलता? क्या यहाँ पे सूर्योदय जैसी परिस्थितियाँ होती? नहीं होती। तो ये जो पृथ्वी है ये वेस्ट से ईस्ट की तरह रोटेट कर रही है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरह रोटेट कर रही है, जिस वजह से यहाँ पे जो उपस्थित या यहाँ पे कोई बिंदु है या यहाँ पे कोई एरिया है, वो जब पृथ्वी जब घूमेगी तो वो एरिया भी साथ में पृथ्वी के साथ में ऐसे गोल घूमता चला जाएगा। और जब वो गोल घूमेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो यहाँ पे सूर्य के सम्मुख आ जाएगा और सूर्य के सम्मुख आएगा तो यहाँ पे जो है तापमान जो सूर्योदय हो जाएगा। और सूर्योदय होगा तो ये जो ठंडा एरिया है वो धीरे धीरे जो है गर्म होता चला जाएगा और जो भी एनर्जी है, जो भी सोर्स है, हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा सूर्य के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होगा कि जो एक यहाँ पे अभी ठंडा क्षेत्र था, ठंडे से यहाँ पे सूर्य के सामने आया और गर्म हो गया। फिर जब गर्म हो जाएगा एक सीमा तक 12 घंटे या जो भी 8-9 घंटे जो भी सूर्य की रोशनी लेगा, हीट लेगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद पुनः जब वो पीछे ऐसे घूम रही है तो ये पॉइंट जब पीछे से होते हुए फिर इस रेखा से इधर आ जाएगा, तो जो सूर्य है सूर्य की रोशनी से फिर उधर की ओर चला जाएगा। तो उस स्थिति में सूर्योदय का जो है, सूर्यास्त का जो है वो स्थिति वहाँ पे उत्पन्न होगी। जब सूर्य यहाँ पे इधर साइड में जो सूर्य उदय हो रहा है और इसके जस्ट पीछे में सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान जो पृथ्वी का तापमान रात के समय में कम हो जाता है और दिन के समय में बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो दिन में तापमान जो बढ़ रहा होता है वो उधर जाके कम हो जाता है। अगर सोचिए, अगर पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पे अगर घूमती ही नहीं तो ये स्थान ना इधर से उधर होता और ना ही जो मतलब तापमान है वो गर्म से ठंडा होता और ना ही ठंडा से गर्म होता।
इस क्षेत्र का जो तापमान है वो लगातार सूर्य से जो है वो हीट लेता रहता और अत्यधिक गर्म हो जाता। वहीं इसके पीछे का क्षेत्र सूर्य से तापमान न लेने की स्थिति में वो अत्यधिक ठंडा हो जाता। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष में घूर्णन मतलब अपने अक्ष पे जो है मतलब घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे जो सहनीय तापमान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब तापमान सहनीय स्थिति की उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे जो है जीवन संभव हो पा रहा है, तो ये हमारी पृथ्वी की एक अनोखी विशिष्टता है, हमारी पृथ्वी की एक विशेषता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो लाइफ जो है इवॉल्व हो पाई है। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है हमारा जल की उपलब्धता। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पे जो है लगभग 71% वाटर है, 29% लैंड एरिया है। तो जो 71% वाटर है वो समुद्रों में है, घाटियों में है, नदियों में है, झीलों में है, ठीक है, लेक्स में है। तो ये जो 71% वाटर है ये हमारे पृथ्वी के विभिन्न सतहों पर या पृथ्वी के समुद्रों पर उपस्थित है। तो ये जो वाटर है, ये वाटर हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। यदि ये वाटर पानी हमारे लिए अवेलेबल ना हो तो क्या हमारा जो जीवन है या जो भी अनेक प्रकार के जीव जंतु है, क्या उनका उद्भव या विकास हो पाता? तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जो जल की उपलब्धता है वो भी हमारी पृथ्वी की एक विशेषता है। जल चक्र प्रवाह मैंने बताया था, जल चक्र प्रवाह भी एक विशेषता ही है। ठीक है, कि किस तरीके से जल का वेपोरेशन होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, ऊपर को जाता है, ऊपर जो है बादल बनते हैं, फिर वर्षण होता है, और वर्षण होने के बाद में जो जल चक्र प्रवाह है, समुद्र से बादल से मतलब लैंड एरिया से नदियों के माध्यम से समुद्र, ऐसे जो है जल प्रवाह होता रहता है, जिस वजह से जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो लैंड एरियाज है वहाँ पे जल की उपस्थिति कंटिन्यूसली बनी रहती है। पांचवा अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पे, वायुमंडल एक कवच। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे हमको वायुमंडल की परतें नज़र आएंगी। जब हम वायुमंडल वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, तो ये सब मंडल जो है वायुमंडल में देखेंगे। तो जो वायुमंडल जो परत है, वायुमंडल की जो परत है हमारी पृथ्वी की सतह के जस्ट ऊपर, ठीक है, हमारी पृथ्वी गोल है और हमारी पृथ्वी से लगभग जो है जो भी 4000, 5000, 6000 मीटर ऊपर जो है वायुमंडल की परत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन परत, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी वायुमंडल में उपस्थित है, जो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, ठीक है, हानिकारक किरणें होती है, उन किरणों को रोकती है पृथ्वी में आने से। यूवी रेस, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस, अगर वो सीधे डायरेक्ट अगर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाए तो वो हमारे स्किन्स को बहुत ही हानिकारक प्रभावित करती है। अगर उस अल्ट्रा वायलेट रेस हमारे शरीर पर पड़ जाए तो कैंसर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो वायुमंडल है ये ऐसी परिस्थितियों को रोकता है, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न होने से रोकता है। जो वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है वो पृथ्वी की जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, उन हानिकारक किरणों को जो है यहाँ पे आने से रोकता है। तो इस वजह से जो वायुमंडल है हमारे यहाँ पे कवच की तरह कार्य करता है। वायुमंडल में उपस्थित है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित तो कर लेता है, आने तो देता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता। जैसे आगे हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में। जैसे सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, सूर्य से ये जो रोशनी है तरंगों के रूप में आती है, ठीक है, तो जो तरंगों के रूप में आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, और जब वो वापस जाती है तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे जो CO2 होता है, ये जैसे है हमारा वायुमंडल की परत है, ये जो वायुमंडल की परत है, यहाँ वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो भी यहाँ पे उपस्थित होती है। तो जो CO2 होता है, ये जो सूर्य के द्वारा जो किरणें पृथ्वी की ओर आ रही है उसको बोलता तो है कि हम आपको आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे।
जो CO2 का जो दरवाज़ा है वो पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली किरणों को आने देता है, परंतु ये जो CO2 है वो जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो तरंगे होती जो आती हुई जो तरंगे होती है वो काफ़ी लघु तरंगे होती है, और जो जाने वाली जो तरंगे होती है वो काफ़ी बड़ी तरंगे होती है। तो इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। जो तरंगे पृथ्वी से वापस जा रही है इसको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो वही बोल रहे हैं कि पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेता है, आने तो देता है लेकिन इधर जब वापस जाता है तो ये जो CO2 है यहाँ पे, ये इस किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो आप यहाँ पे समझिए कि सूर्य की रोशनी या सूर्य से जो भी हीट है वो पृथ्वी की ओर आ रही है, और जब वापस जा रही है तो उसे CO2 जो है अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद में उसको पुनः वापस जो है पृथ्वी की ओर भेज देता है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? जब पार्थिव विकिरण अवशोषित करता है तो रात के समय में जो तापमान ठंडा होता है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो पृथ्वी जो है घूमते हुए उस तरफ चले जाती है, इस ठंडे एरिया में रात के समय में इधर साइड आ जाती है। तो इस स्थिति में जो है सूर्य की रोशनी यहाँ नहीं पहुँच पाती है, तो ठंड जो पार्थिव विकिरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब पार्थिव विकिरण की स्थिति उत्पन्न होती है तब उस समय पे जो CO2 है उसे अवशोषित करता है और फिर पुनः वापस भेज देता है। इस वजह से जो पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक ठंडा नहीं हो पाता है। एक सहनीय स्थिति में वहाँ पे जो है वो अवेलेबल रहता है, क्या चीज़? तापमान, हीट। इसलिए हम यहाँ पे जो है हमारी पृथ्वी में जीवन पॉसिबल हो पाता है। तो वायुमंडल भी कवच की तरह कार्य करता है। अगला पॉइंट देखें हम, वायुमंडल में O2, उसी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, O2 ऑक्सीजन, ठीक है, जिस वजह से आज जो है हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जीवों को ऑक्सीजन जो है मिल रही है, वो इसी वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसी के कारण ये संभव हो पा रहा है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, अगर इन परिस्थितियों में एक परिस्थिति भी अगर ना हो तो ऐसी स्थिति में जो जीवन है हमारी पृथ्वी पे वो शायद ही संभव रह पाए, ठीक है। तो पृथ्वी की विशिष्टता में हम इन पॉइंट को देखते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, इसमें पृथ्वी की गतियाँ हम देखेंगे, जो मैंने यहाँ टॉपिक से लिखाया था कल के लेक्चर में। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वो लेक्चर्स को जाके देखें, क्योंकि वो लेक्चर्स को देखेंगे हम जो है ना लिंक करते हुए चल रहे हैं, पहले चैप्टर को मतलब पहले लेक्चर को दूसरे लेक्चर के साथ, दूसरे लेक्चर को तीसरे लेक्चर के साथ, ऐसे लिंक करते हुए चलेंगे। अगर कोई पहला लेक्चर नहीं देख पाता है तो उस स्थिति में उससे दूसरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा। पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी की गतियाँ में हम सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी का परिभ्रमण, और एक है पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण मतलब अर्थ रोटेशनल, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं, और इसे जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट बोलते हैं। तो जो पृथ्वी है यहाँ पे देखोगे आप, मैंने जैसे बताया था, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, और वहीं पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरह रोटेट कर रही है। जो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट कर रही है, इस स्थिति में दिन और रात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैंने वहाँ समझाया था आपको। जैसे ये यहाँ पे जो सूर्य है, ठीक है, इधर सूर्य है, सूर्य से जैसे रोशनी आ रही है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट हो रही है, तो ये जो रात का एरिया है वो कभी ना कभी दिन मतलब इस तरफ की ओर आएगा। जब ये जो दिन वाला एरिया है वो इस तरफ आएगा तो यहाँ पे जो एरिया धीरे धीरे ऐसे आते आते यहाँ पे सूर्योदय फील करेगा, और जब वापस वो जब घूमते घूमते उधर साइड से वापस जाएगा तो सूर्यास्त फील करेगा। तो सूर्यास्त और सूर्योदय की स्थिति होगी, मतलब रात और दिन की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी, ठीक है। और जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे जो है 24 घंटे में एक अक्ष जो है पूरा मतलब एक बार जो रोटेट है वो कर लेती है। एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो इस स्थिति में ऐसे हम दैनिक गति बोलते हैं। 24 घंटे की जो रोटेशनल होता है अर्थ का, वो 24 घंटे में घूमती है, इसीलिए हम उसे दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो अर्थ मतलब अपने अक्ष में घूमने के कारण अगर हम देखेंगे तो इसका जो आधा भाग है वो सूर्य के सम्मुख में होता है। जैसे मान लो इधर सूर्य है तो ये आधा भाग जो है सूर्य के सम्मुख में होगा, और आधा भाग जो है सूर्य के सम्मुख में नहीं होगा। तो जो सूर्य के सम्मुख होगा वहाँ पे दिन जो है दिन अनुभव होगा, और जो सूर्य के सम्मुख नहीं है वो रात अनुभव होगा। ये बस कुछ बेसिक से पॉइंट है कि पृथ्वी जो है परिभ्रमण मतलब जो पृथ्वी का जो रोटेशनल मूवमेंट है उसके कारण से ये स्थितियाँ जो है वो उत्पन्न होती है। अब दूसरा हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ में पृथ्वी का परिक्रमण, अर्थ रिवॉल्यूशन। ये हमारा सूर्य है,
सूर्य के आजू बाजू जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी को हम बोलते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगा रही है, उसी को परिक्रमण बोलते हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आजू बाजू चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। इसे पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इस चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, वो टोटल 365 से 1/4 दिन में, मतलब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है। कहने का मतलब है कि 1/4 हिस्सा, 365 दिन प्लस 1/4 हिस्सा, इतने समय लेती है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में। तो हम सामान्य वर्ष 365 दिन का मानते हैं, लेकिन जो 1/4 हिस्सा है, इस 1/4 हिस्से को हम अलग कर देते हैं और लीप वर्ष में जोड़ते हैं। तो 1/4 करते करते जब पूरा 24 घंटे का एक दिन होता है, तो उसको हम लीप ईयर 366 दिन का बना के फरवरी के मंथ में जोड़ दिया जाता है। और जो 1/4 हिस्सा होता है, इसे हम 6 घंटे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम टाइम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 6 घंटे कहेंगे। तो 365 दिन 6 घंटे में जो है पृथ्वी एक रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पे कंप्लीट पूरा करती है। इसी को हम एक वर्ष कहते हैं या सौर्य वर्ष भी कहते हैं। जैसे एक वर्ष की जो स्थिति जो बनती है वो यहीं से बनती है, और जो सौर्य वर्ष भी जो बोलते हैं, हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसके कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? दिन और रात होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उस वजह से क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 4 तरह के ऋतु हमको देखने को मिलते हैं। एक बरस के मौसम 4। वो जो मौसम 4 है वो इसी पृथ्वी के वजह से हो रहे हैं। जो पृथ्वी जो परिक्रमण कर रही है, इसी परिक्रमण के वजह से एक बरस में मौसम 4 हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो हमने जो है पृथ्वी की गतियाँ देख ली, पृथ्वी की विशिष्टता देख ली।